नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति पर हर दिन हम आपके साथ एक नई चर्चा, एक नई बहस लेकर आते हैं। आज राजस्थान के बीकानेर संभाग के गंगानगर जिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ। दोनों ने बड़ा शानदार भाषण दिया, काफी भीड़ भी जुटाई। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद चुनावी बिगुल का ऐलान आज की इस रैली के माध्यम से करने जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी बयान आया था कि वो चुनाव ना लड़े, ये भी हो सकता है, बशर्ते की शर्तें साथ लगी थी। वो कौन सी शर्तें थी? आम आदमी पार्टी की आज की रैली में जो भीड़ देखने को मिली वो कौन सी थी? किस समुदाय के लोग थे? कौन से जिलों से वो आए थे? गाड़ियां भरकर लाई गई थी। कार्यकर्ताओं का जोश जो देखने को मिला, आज जो भीड़ देखने को मिली, और उसके बाद जिस भाषा शैली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तरफ से किया गया। आत्मविश्वास से भरी हुई आम आदमी पार्टी बीजेपी में क्या अपनी जमीन तलाश पाएगी? क्या रेगिस्तान में कहीं कोई कोपल यहां पर आम आदमी पार्टी की भी किसी विधानसभा क्षेत्र में निकल पाएगी? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का एक पैनल है। मेरे साथ ओम सैनी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति को गहराई से समझते हैं, लंबा अनुभव है आपका। हमारे साथ विद्या जैन है, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बजरंग जी हैं, जो कि यहाँ आम आदमी पार्टी की जो आज की रैली हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी से रामलाल शर्मा है, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। न्यूज 24 में आज हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में क्या आम आदमी पार्टी की कोई कौंपल खिल पाएगी? क्या कोई भविष्य आम आदमी पार्टी अपना तलाश पाएगी? पंजाब के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, क्या राजस्थान में भी कोई सफलता आम आदमी पार्टी को मिल पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास ही जाना चाहूंगी। बजरंग बाजवा जी, आज की रैली कैसी रही? नमस्कार जी। आज की रैली गंगानगर में बहुत शानदार रही और देश में बदलाव का आगाज करने जो आज की रैली और राजस्थान की जनता और आवाम की जो आवाज थी, केजरीवाल जी ने और केजरीवाल जी के साथ जो जनता है वो गंगानगर में 40 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पहुंचकर उनको सिद्ध किया है कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी दो भाई हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। कभी ये लूटता है, कभी ये लूटता है। आम आदमी पार्टी स्वस्थ राजनीति करने वाली पार्टी है। वो आम जन की बात को ध्यान में रखते हुए राजनीति करती है। प्रत्येक वर्ग का उन्होंने दिल्ली, पंजाब में ध्यान रखा है, देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है। ये बताइए बजरंग जी, आम आदमी पार्टी की जो तारीफ आप करते हैं वो तो आप करते ही रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, कितनी संख्या थी और कितने जिलों से यहाँ पर आपके कार्यकर्ता या जो लोग पहुंचे थे वो पहुंचे? प्रत्येक जिले से मैं आपको कहना चाहूंगा, राजस्थान के प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव से गंगानगर में आदमी पहुंचे हैं। प्रत्येक जिले से, बसों से, खुद के साधन से। कितनी संख्या थी ये भी बताइए जरा। लाखों की संख्या में पहुंचे। लाखों शब्द बहुत बड़ा है बजरंग जी, लाखों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कितनी संख्या थी? 1 लाख से ऊपर
1 लाख से ऊपर थी। तो 1 लाख में जब आप लाखों कहते हैं तो 90 लाख भी होते हैं। तो 1 लाख के लगभग संख्या आप बता रहे हैं, ये आपका कहना है। और आपका ये भी कहना है, आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि राजस्थान के हर जिले से आपके यहाँ पर लोग पहुंचे थे। आप मुझे राजस्थान के हर जिले में पार्टी का जो प्रमुख है उसका अगर नाम पूछें तो एक लिस्ट मिल सकती है हमको? राजस्थान के हर जिले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख। राजस्थान में आपको प्रत्येक गांव की, जिला की, ब्लॉक की लिस्ट मिल सकती है, सर्किल तक की आपको वो सब लोग यहाँ पहुंचे भी थे। जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो सब गंगानगर पहुंचे भी थे। सब लोग पहुंचे हैं। ठीक है, आप अपना ऑडियो थोड़ा ठीक करिए, लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रतीक सिंह के पास जाना चाहूंगी। प्रतीक जी, आपकी सरकार है, प्रशासन भी आपका है, आपके पास आंकड़ों की संख्या अगर आपने जानकारी करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी बता रही है 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे। आपके हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कितने लोग थे वहां पर? देखिए, जो ज्यादातर जो गंगानगर में इनका रैली करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपना पूरा धन बल यूज करके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजाब से अपनी जनता ला सके, क्योंकि राजस्थान में जो जनता जुगाड़ना है या फिर जो इनको सुनने के लिए लोग आने, वो बहुत लिमिटेड संख्या में आने थे, इसीलिए गंगानगर में रखी गई। अगर इनके पास जनता होती, जनता इनके साथ जुड़ती, तो इनको जयपुर में रखनी चाहिए थी, जोधपुर में रखनी चाहिए थी, कोटा में रखनी चाहिए थी, लेकिन गंगानगर में इसीलिए ये रैली रखी गई। दूसरी बात, आज उनकी जो पुरानी जो भाषा शैली है वो देखने को मिली। वो कह रहे थे कि अनपढ़ों को वोट नहीं देना चाहिए, और भगवंत मान को बैठा के वो ये बात कह रहे थे। भगवंत मान तो खुद 12वीं पास है, और 12वीं पास मुख्यमंत्री को बिठा करके मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अनपढ़ को वोट नहीं देना चाहिए। तो ये तो उनके जो मुख्यमंत्री है उन्हीं का वो उपहास उड़ा रहे थे। तीसरी बात, राजस्थान की बात कर रहे थे कि यहाँ बड़ी महंगाई है, तो महंगाई पूरे हिंदुस्तान में, इसीलिए तो राजस्थान में हमने महंगाई राहत कैंप लगाए। और महंगाई राहत कैंप लगाने के बाद में आप देखिए, अड़ोसी पड़ोसी राज्य की अगर आप बात करेंगे तो 500 रुपए का सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में, ना तो पंजाब में दे रहे हैं, और ना रेवेन्यू सरप्लस जो स्टेट है दिल्ली, और आज से नहीं है रेवेन्यू सरप्लस, 2010-2011 से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, वहां पे भी 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। आप कर्जे की बात कर रहे थे, कर्जे में जीएसडीपी का 53%। प्रतीक जी आप कहाँ उलझ गए? प्रतीक जी आप कहाँ उलझ गए? मैंने तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था, कितनी संख्या आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की रैली में लोगों की पहुंची? मैंने बता दी ना आपको, संख्या बताई कि संख्या ज्यादातर जो 90% लोग थे वो पंजाब से लाए गए थे, वहां से इंपोर्ट करके लाई हुई भीड़ थी। वो 10 लाख थे, वो 10 लाख लोग पंजाब से ले आए थे। 10 लाख लोग किसने मैं पूछ रही हूँ आपसे, कितनी संख्या मैं ये पूछ रही हूँ। आप कैमरा घुमाएंगे जब देखेंगे तो मुश्किल बमुश्किल आपको 2-5 हजार लोग मिलेंगे, और 2-5 हजार लोग, 2-5 हजार लोग आपके हिसाब से? ये रैली प्रतीक जी यही तो मैंने पूछा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार है, आपकी पूरी मशीनरी वहां पर है, और आपके हिसाब से 2-5 हजार, 2 या 5 हजार, टोटल मान लेते हैं 7 हजार लोग अगर वहां पहुंचे हैं आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की रैली में, जहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां गंगानगर में जो लोग थे उनकी संख्या 2 से 5 हजार थी। आम आदमी पार्टी का कहना ये संख्या 1 लाख थी। बीजेपी के पास चलते हैं। रामलाल शर्मा जी, आपका भी संगठन है, आपका भी फीडबैक सिस्टम है, आपने भी जानकारी जुटाई होगी, कितनी संख्या मानते हैं आप यहाँ पर जो गंगानगर में आज आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल छेड़ा है राजस्थान की सरजमी पर? अगर स्थानीय स्तर के ऊपर हम देखें तो संख्या स्थानीय लोगों की बहुत कम थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि लोकतंत्र के अंदर सबकी बात सुननी चाहिए, और सबकी बात सुनने के बाद में जिसका समाधान जिस तरीके से हो सकता है उसको समाधान का रास्ता भी निकालना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग जो बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि हम सिर्फ लोकतंत्र के मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। राजस्थान की 2 समस्या प्रमुख रूप से थी, एक पंजाब से आने वाला गंदा पानी, उसके लिए वहां की एक संघर्ष समिति बनी हुई है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहती थी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन लेने से इनकार किया,
उसके बाद उनका गुस्सा फूटा, नाराजगी जाहिर उन्होंने की। और दूसरा, मूसावाला हत्याकांड को लेकर भी लोगों की नाराजगी थी कि मूसावाला हत्याकांड के अंदर उसके परिवार को न्याय नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाई और उनको ज्ञापन लेने से इनकार किया, तो उनकी नाराजगी का खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ा। और उस नाराजगी को ये बीजेपी कांग्रेस की ऊपर नाराजगी थोपने की कोशिश करें, ये गलत है। रामलाल जी, रामलाल जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश उस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। मैंने आपको सीधा सा सवाल पूछा है कि गंगानगर की रैली में, आम आदमी पार्टी की इस रैली में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कितने लोग पहुंचे? आपकी पार्टी की क्या जानकारी है? मैंने बता दिया ना, 7 से 8 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। 7 से 8 हजार, और उसमें भी आप बता रहे हैं कि पंजाब से लाए हुए थे, तो फिर 100 से अधिक बसे। देखिए, मैं फीडबैक जो दे रहा हूँ वो हकीकत दे रहा हूँ। एक मेरी विधानसभा के एसएचओ गंगानगर के अंदर पोस्टिंग है, उनसे मेरी बात हुई है। मैं तथ्यों के साथ ही बात कर रही हूँ, हकीकत आप दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। अब मैं ये पूछ रही हूँ, 7 से 8 हजार में कितने स्थानीय राजस्थान के थे, कितने पंजाब से लाए हुए थे? कोई बेसिक जानकारी है? देखिए, उस पूरी भीड़ के अंदर देखें, 100 से अधिक बसें पंजाब से आई हुई थी। राजस्थान के प्रत्येक जिले से इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके पदाधिकारी बने हुए हैं, वो सब भी पहुंचे थे। और अगर स्थानीय देखें, लगभग 1500-2000 से ज्यादा लोग स्थानीय नहीं थे उसके अंदर। बाकी ये दावा कुछ नहीं कर। रामलाल जी शर्मा भूल रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अरे मेरे को मेरी जमीन की चिंता नहीं है, आप अपनी जमीन की चिंता करो। राजनीति के अंदर हकीकत, ये लोग बीजेपी के लोग राजस्थान में इतनी बड़ी जगह, अरे भाई, मैं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ अगर 1 लाख लोग हो तो आपकी रैली के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? मैं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, 3 बार का विधायक हूँ, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? 1 लाख लोग पहुंचे थे। 1 लाख लोग जानते हो कितने होते हैं? 1 लाख लोग, 1 लाख लोग जानते हो कितने होते हैं? टेंट तो लगाया नहीं आपने 5000 लोगों का, 5000 लोगों का टेंट लगाया नहीं। 1 लाख आदमी पहुंच के हवा में तैर रहे थे कि 1 लाख लोग हवा में तैर रहे थे कि 1 लाख लोग? कैसी बातें कर रहे हैं? जमीन के ऊपर रहिए, आप जमीन के ऊपर रहिए, गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। शर्म थोड़ी बहुत की बची है कि नहीं बची तुम्हारे? पूरी रोड जाम बड़ी थी आज पूरा गंगानगर शहर। अरे 1 लाख लोगों की संख्या का आकलन है क्या? कितने होते हैं 1 लाख लोग? पार्टी की अंधभक्ति में लगे हुए हैं, इनको आभास नहीं है कि राजस्थान की जनता एक अरे हमें तो बहुत अच्छी तरीके से आभास है, लेकिन मिथ्या तरीके से अफवाहों के आधार पे झूठ बोल बोल के आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। राजस्थान, ये राजस्थान है, राजस्थान के लोग हिसाब करना जानते हैं। ये मरु प्रदेश है, यहाँ पर तुम्हारी बेवकूफी बनाने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा बिल्कुल भी। यहाँ राजस्थान में बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं चलने वाला तुम्हारा। 1 साल में इतना, अरे गंदा पानी तो रुकवा दो, तुम्हारी सरकार है, पंजाब से राजस्थान का हित चाहते हो तो गंदा पानी तो रुकवा दो। लोगों ने, हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, राजस्थान का हित चाहते हो ना, हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, वो गंदा पानी तो रुकवा दो। केमिकल युक्त पानी आ रहा है राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार है ना, नहरों के अंदर पानी तो छुड़वा दो पहले। आम आदमी चाहता है कि राजस्थान में केजरीवाल जी का काम बोले। हाँ, भूल गया काम तुम्हारा, 2 मंत्री जेल में है, भूल गया काम तुम्हारा। 2 मंत्री जेल में, हमारे सिर्फ 2 मंत्री जेल में है, वो भी कोई तपस्या करने के लिए नहीं गए, वहाँ कोई अनुष्ठान करने के लिए नहीं गए। 2 मंत्री जेल में है, अरे अनुष्ठान करने के लिए नहीं गए जेल के अंदर। अपराध क्या है? अपराध खुले रोड पे अपराध क्या है? जेल के अंदर है। उनसे नजर नहीं मिला सकती, उनसे मिल नहीं सकती। वो लोग बीजेपी को प्रोजेक्ट करते हैं। ब्रजभूषण जैसे लोग इस देश का मान बढ़ाते हैं। अरे तुम तो तुम्हारे नेता को कह के गंदा पानी बंद करा दो। राजस्थान का हित चाहते हो ना, जनता का हित चाहते हो ना, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की चिंता है ना आपको, गंदा पानी बंद करा दो, केमिकल बंद करा दो, ये तो कर लो। हमारे हक का जो पानी है वो तो दो। माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब के भगवंत मान जी ने
इस गंगानगर की रैली सोशल मीडिया के ऊपर टोटल वीडियो है उनके, ऑफ कर दे। आपके भगवत मान जी के सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो है, महीने में तमाम वीडियो है उनके भगवत मान जी 1 साल कितनी बजे क्या करते हैं। अगले 6 महीने में वो राजस्थान में सिर्फ शुद्ध पानी भेजेंगे। रामलाल जी, कांग्रेस रामलाल 70 जी, साल राज किया, इन्होंने गंदगी तो बजरंग जी, ढाई है। रामलाल जी और बजरंग जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और ये रिक्वेस्ट पहली और आखिरी बार कर रही हूँ, आप लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पर किसी विषय पे चर्चा करने के लिए हैं, सिर्फ मीडिया का और लोगों का समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। प्लीज आप लोग दोनों ध्यान रखें, जब कोई बोल रहा है दूसरा बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बहुत बड़ा फर्क है, जहां कांग्रेस को लगता है 2 से 3 हजार लोग हैं, बीजेपी को लगता है 5 से 7 हजार लोग हैं, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि 1 लाख लोग हैं। इस आंकड़े में कहीं कोई समानता नहीं है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। मान लीजिए विपक्ष पे हम हमला करते हैं, मान लीजिए विपक्ष की हम आलोचना करते हैं, विपक्ष की रैली को हम असफल भी बताते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन ये जो आंकड़े का फर्क है, आपके पास भी फीडबैक होगा, आपने पत्रकार साथियों से जानकारी ली होगी, कितनी संख्या वहां पर नजर आ रही थी। देखिए, सुखाड़िया सर्किल के पास में जो रामलीला मैदान है, वहां पर इनकी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में बहुत कोशिश के बावजूद भी उस रामलीला मैदान के अंदर 30-40 हजार से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब शक्ल देखा तो है नहीं, क्योंकि कैमरे से देखने का सिलसिला हमारे पास में था नहीं, लेकिन वो मैदान भरा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें न तो लाख थे न कुछ हजार थे, डेफिनेटली वो रामलीला मैदान में जितना हो सकता है उतना लोग वहां पर थे। उसका जांच की जा सकती है, पुलिस वाले बता सकते हैं कि उस मैदान में कितने लोग आते हैं। जी 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 अच्छा पता लग जाएगा। इस आंकड़े का पर्पस सिर्फ इतना सा था सर, ओम सैनी जी, कि इससे पता चलता है कि ताकत पार्टी ने अपनी दिखाने की जो कोशिश की उसमें कितना सफल हुए। बहुत सिंपल सी बात हम समझना चाह रहे थे, और ये पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ टीवी पे आकर या मीडिया के सामने आकर तार्किक बहस से अलग उलझ जाते हैं, जो जिस मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उससे अलग हट जाते हैं। मेरी तीनों पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं से ये निवेदन है कि तैयारी करके आए, तथ्यों के साथ आए। बहरहाल ओम सैनी जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो वहां गंगानगर में 30-40 हजार की संख्या में भी अगर आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जुटाती है, पंजाब से भी अगर लाती है, तो भी क्या सूखे रेगिस्तान में कुछ पानी की बौछार, कुछ सीट, कुछ जनसमर्थन, कुछ वोट परसेंट प्रभावित कर पाएगी? देखिए, कुल मिलाकर के 25 के करीब विधायक जो दिल्ली और पंजाब से थे, वो लोग 14 दिन से काम कर रहे हैं। अखबारों में रिपोर्ट है ये। उस तरीके से उन लोगों ने जिन जिन गाँवों में उनके संपर्क थे उनके साथ में किया संपर्क, और साथ साथ में जो खेत मजदूर होते हैं जो कि हिस्से पर खेती किया करते हैं, वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाके में बहुत सारे हैं। तो बड़े बड़े जो बड़े किसान है वो अपने हिस्से पे देकर के वो तो बैठे रहते हैं अंदर, और ये काम करते हैं। ये बड़ी मेहनती कौम है सरदारों की, जो यहाँ पर इस पर आज कोई 50 बरस 60 बरस से काम कर रहे हैं। वो राजस्थान नहर बन रही है तब से वो काम, पानी स्टार्ट हुआ तब से कर रहे हैं। तो उसको उसमें तो खैर उन लोगों को हो सकता है कि कुछ ना इत्तेफाकियां हों अपने सहयोगियों के साथ में, अपने उनके साथ में जिनके साथ में आपने हिस्से पे जमीन ली है, तो वो लोग नाराज है। वो इससे की जमीन उसकी जोते जिसकी उसके हिसाब से वो लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए अगर आम आदमी का ऐसा कुछ होता है तो सिलसिला बनने की उम्मीद वो लोग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पानी वाला सिलसिला था जिसको लेकर के नाराजगी वहां पर रही, तो सबसे पहले केजरीवाल साहब ने ये कहा कि पानी हमने पंजाब ने बंद नहीं किया है, पानी राजस्थान ने बंद किया है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लेने से मना किया है, और ये कहते हुए लेने से मना किया कि यहाँ पर रिपेयर्स का काम होगा। तो अब आप उनको ये पता नहीं है कि जिस तरह का कहर पानी बरपा रहा है इस वक्त उन्हीं इलाकों में, चाहे वो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, जालोर हो, सिरोही हो, पाली हो, जैसा बरस के पड़ रहा है, तो पानी का सिलसिला फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 2018 में जब इन्होंने 143 अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि इनको बेहतरीन रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अन्ना हजारे और केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सिलसिला रहा है उसका प्रभाव देखना चाहते थे। हम लोगों के उस वक्त की मान्यता थी कि भ्रष्टाचार कोई घोषणा पत्र नहीं होता, ये होता है कि आप
विभिन्न क्षेत्रों में क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सामान्य जन को क्या देंगे। तो दिल्ली में तो आपने स्कूल और क्या अस्पताल का सिलसिला जो किया उसके लिए तारीफ आपकी कर रहे हैं। और पंजाब में जिस तरीके से उनको एक हैसियत हासिल हुई उसका भी पता है कि अमरिंदर सिंह के साथ में जो नाराजगियां थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में भी जो नाराजगियां थी, कांग्रेस का भी इधर बाइकाट हुआ और बीजेपी का भी हुआ और मान को एक शासन करने का मौका मिल गया। लेकिन जिस तरह की जुबान आम आदमी पार्टी के संचालक बोल रहे हैं, जो लीडर बोल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मान हो, वो सामान्य जन को आनंद तो दे सकता है लेकिन वो किसी विश्वास को नहीं हासिल कर सकते इस तरीके से, क्योंकि इनको अभी राज्यसभा में बहुमत चाहिए और दूसरी पार्टियों का सहयोग चाहिए। ऐसी स्थिति में इस तरह की जुबान बोल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से सहयोग हासिल करेंगे। और अपने ही लोगों के जिनके लिए कह रहे हैं कि उनके साथ में नाइंसाफी हुई है, जो लोग जेल में बैठे हुए हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, स्वास्थ्य मंत्री का क्या हाल है और सिसोदिया का क्या हाल है, सब पता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जिस तरह की विनम्र भाषा और कन्वे करने वाली भाषा होनी चाहिए थी वो तो की नहीं, क्योंकि आपकी लॉन्चिंग थी यहाँ पर ये लॉन्चिंग थी कि जिस तरीके से पंजाब हमने विन किया है वैसे राजस्थान को हम विन करेंगे, दोनों पार्टियों को हम परास्त करेंगे। तो अपमान भी करते तो सम्मानजनक शब्दों में अपमान कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, लेकिन जिस तरह की भाषा केजरीवाल साहब ने, मान साहब ने बोली, वो बड़ी खतरनाक भाषा है, बड़ी नंगी भाषा है, ऐसी भाषा है जिसको कोई भी अच्छा राजनेता इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। यानी कि जिस राज्य में आप चुनावी आगाज करने गए, उस राज्य में आपने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया वो आपकी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल मैं विद्या जैन मैम के पास आना चाहूंगी। प्रोफेसर आप राजनीति विज्ञान की और राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते रहे लंबे समय से। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान की राजनीति का जो इतिहास रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की संभावनाएं कितनी देख पाती हैं मैम आप? प्रोफेसर विद्या जैन। जी मीना जी, मुझे लगता है कि तीसरे विकल्प की निश्चित रूप से जरूरत है और जनता को अगर विकल्प मिले और वो जनता जो भाजपा और कांग्रेस दोनों से त्रस्त दिखाई देती है तीसरे विकल्प की खोज करके, काश ऐसा हो पाता कि एक तीसरा पूरा एक अलायंस प्रारंभ हो पाता जिसमें वामपंथी दल भी हैं, लोक दल भी है और आप पार्टी भी है, सब मिलजुल कर एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने आते तो कोई और बात होती। पर जो आप बार बार कह रही है कि क्या ये कोपल खिल पाएगी, ये कोपल नहीं है, ये मशरूम है बारिश में। आपके पास भौतिक स्तर पे कोई तैयारी नहीं है। आपने नाम पूछे कुछ नेताओं के ब्लॉक लेवल पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन है, कोई नाम नहीं है, मीडिया प्रभारी कौन है पता नहीं है। आपने अभी अभी नवनियुक्त किया किसी अध्यक्ष को, 200 उम्मीदवार कैसे मिलेंगे मुझे नहीं पता। हालांकि केजरीवाल पारंगत हो गए हैं भीड़ जुटाने में, सनसनी करने में, अच्छे नारे देने में। और ओम सैनी जी जो बात कह रहे थे कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रारंभ हुआ ये राजनीतिक दल मेरे जैसे लोगों को भी बहुत लुभाता है। लगता है कोई आदर्श, कोई स्वप्निल समाज की संरचना जो अन्ना हजारे ने की, भ्रष्टाचार मुक्त एक आदर्श समाज, वहां कहीं ले जाएगा। पर ऐसी स्थितियां नहीं है। चुनाव इन तरीकों से नहीं लड़े जाते। आपको जनता के स्तर पे सस्टेन्ड तरीके से, लॉन्ग लास्टिंग तरीके से काम करना पड़ता है। आखिरी 4-5 महीनों में मशरूमी ग्रोथ के रूप में आप उगाएं और कहें कि मैं 200 सीटें लड़ूंगा और 150 हासिल करूंगा, ये एक मजाक सा लगता है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कारण हो सकते हैं क्योंकि दोनों दलों ने जो किया है, खासतौर से रूलिंग पार्टी से लोग परेशान हैं और दूसरा विकल्प से भी लोगों के कुछ मतभेद हो सकते हैं। पर ये तीसरा विकल्प निश्चित रूप से तैयार नहीं है। अगर इन्हें तैयार होना है तो मुझे लगता है तीसरी ताकत खड़ी होनी चाहिए राजस्थान में। लोकदल, शरद यादव की पार्टी और वामपंथी दल, ये सब मिलकर एक विकल्प के रूप में तो लगता है कि कोई एक अच्छा हैंडसम नंबर ऑफ एमएलए चुन के आएंगे जिनकी कोई वॉइस होगी। आपने खड़े किए पिछले चुनाव में तो बहुत बुरा हाल हुआ था आप पार्टी का, और अब भी मुझे लगता है, पर आत्मविश्वास बहुत है क्योंकि पंजाब और दिल्ली जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वही शैली यहाँ अपना पाएंगे। देखिए 2-4 महीने बाकी बचे हैं, पर जो ठोस तैयारी, आप तुलना करिए उन दो दलों से, आप भाजपा से तुलना करिए, छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस से तुलना करिए, उन दलों से आप अगर भिड़ने को तैयार हैं, जनता तक पैठ बनाने को तैयार है। कौन है आम आदमी का वोटर?
अगर आप सोचते हैं वो मध्यम वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, मेरे जैसा जो किसी आदर्श की खोज में, क्योंकि आम किसान मजदूर तक आम आदमी पार्टी की कोई पहुंच है मुझे नहीं पता। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आम आदमी चुनाव लड़ेगी वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। वो एक खाका जो होना चाहिए, एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर नहीं और समय बहुत बहुत कम बचा है। तो निश्चित रूप से एक सपना सा लगता है और एक चमत्कार सा भी होगा कि आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व और अपनी कोई विजिबिलिटी राजस्थान में दिखा पाए। आई एम वेरी वेरी डाउटफुल। जी प्रतीक जी, अगर आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और अगर मान लेते हैं हम संभव होता है, वो कुछ कर पाते हैं, मुमकिन इसे बना पाते हैं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली उनके पास है, पंजाब और दिल्ली राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर वो राजस्थान की जनता को भी प्रभावित करते हैं तो ऐसे में फायदा और नुकसान दोनों देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई भी दल आकर के चुनाव लड़े, कोई भी व्यक्ति आकर के चुनाव लड़े, कोई भी व्यक्ति आकर के अपने 12वीं पास मुख्यमंत्री के सामने कुछ भी बोले, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक नया आयाम लेकर के आई है राजस्थान में, जो जनता को जो पूरे हिंदुस्तान में महंगाई है उससे राहत दिलाने के लिए, और हम जनता को लगातार राहत दे रहे हैं। चाहे से 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात करें, लंपी में जो पशु मरे उनको मुआवजा देने की बात करें, या फिर बिजली मुफ्त देने की बात करें, और दवाइयां फ्री देने की बात करें, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, तो आप हमारे मुद्दों के दम पे चुनाव लड़ेंगे। और ये जो अलग तरीके की भाषा लोगों को पूछने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की ऐसी परिपाटी रही है कि राजस्थान में प्रेम का भाव हमेशा से रहता है, चाहे से पक्ष हो चाहे से विपक्ष हो, कोई भी किसी भी तरीके के मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। और जो इस तरीके की भाषा बोलता है तो उसके लिए तो जनता ही काफी है, किसी भी दल को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता इस तरीके के लोगों को पसंद करेगी नहीं। और इनके जैसे पिछली बार 142 कैंडिडेट लड़ाए थे, इस बार 200 लड़ा ले तो सबकी जमानत जब्त होगी और कांग्रेस पार्टी की दोबारा से सरकार बनेगी। जी, लेकिन अगेन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा प्रतीक जी, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी अगर कुछ भी करने में सफल होती है तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैंने आपका जवाब दे दिया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ भी करने में सफल नहीं होगी। उसके लिए ना तो कांग्रेस को ना किसी अन्य लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकी जो भाषा है, जो भाषा शैली है, वो भाषा शैली जनता नकार देती है। राजस्थान की जनता हमेशा प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की बात करती है। यहाँ की जनता को लफबाजी करने वाले जो लोग होते हैं वो पसंद नहीं आती, तो लफबाजी वाले करने वाले लोगों को तो जनता निपटा देगी। जी रामलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के एक एक वोट की अहमियत समझते हैं, और जब चुनाव में एक एक वोट अहम होता है उस समय अगर आम आदमी पार्टी 2%, 1%, 3% भी वोट को प्रभावित करती है तो उसका फायदा और नुकसान बीजेपी को क्या होगा? देखिए मीना जी, राजस्थान की राजनीति 2003 से मैं लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। तीसरी बार मैं विधायक हूँ। पिछली बार भी 2018 के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने मेरे सामने चुनाव लड़ा था, 800 कुछ वोट लेके थे। हकीकत ये है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, कोई कैडर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन इनके कार्यकर्ता जिस समाज से आते हैं या जिस पार्टी के अंदर वो पहले काम किया है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो, उनके कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क होता है। कई बार बीजेपी भी एक ही व्यक्ति को टिकट देती है, कांग्रेस भी एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, कार्यकर्ता मांगने वाले 5 होते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी कास्ट के वोट, उनके मिलने वालों के वोट ये ले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी कई बार गलतफहमी ये पालती है कि ये मेरे वोट हैं, ये मेरे कैडर के वोट हैं, जबकि वो उनके कैडर के वोट नहीं होते। वो जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है उसकी कास्ट और उसके व्यक्तिगत प्रयासों के वोट होते हैं। राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसा कोई मैसेज नहीं दे पाई जिसके आधार पे लोग उसके ऊपर विश्वास करें। और जिस तरीके का चरित्र लेकर राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी प्रवेश की थी, अब उसका चरित्र भी देख चुके कि कहते क्या है, करते क्या है, और जिस तरीके की असंसदीय भाषा इतनी जल्दी चरित्र हनन पे क्यों आ जाते हैं रामलाल जी? सीधी बात कर रहे हैं हम, सीधा सवाल है, सीधी बात हम ये कर रहे हैं
कि कैलकुलेशन क्या कहती है। मान लीजिए आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रही है और उस कोशिश में आज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी संगठन लगातार लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम नेता आज जमीन पर राजस्थान में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी रैली हो चुकी है और रैलियां करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ स्तर तक प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ ये है, मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है उस कोशिश से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, हमें ना तो कांग्रेस से फायदा या नुकसान की चिंता है, ना आम आदमी पार्टी के फायदे और नुकसान की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा के आधार के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। तत्कालीन समय के अंदर क्या निर्णय हमें चुनाव के समय लेने हैं वो भी हम निर्णय लेंगे, लेकिन कोई लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को और इंडिविजुअल चुनाव लड़ने का सबको राइट है, अधिकार है, वो लड़ते भी है। अब कहाँ किस सीट के ऊपर कोई फायदा करता है कोई नुकसान करता है वो तत्कालीन समय के अंदर ही पता चलेगा, इस समय कहना जल्दबाजी होगी। जी जी, ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान पहले ये भी आया कि हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर वो बयान देखकर वो चुप हो गए, उसके बाद यहाँ पर रैली हो रही है। तो आम आदमी पार्टी प्रयास क्या कर रही है राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में? राजस्थान में उनके पास 200 कैंडिडेट होंगे ये डाउट है सबको, तस्वीर ग्राउंड पर सबको दिख रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस तरह की रैली करके दोनों मुख्यमंत्री यहाँ आकर गंगानगर से बीकानेर डिवीजन से संदेश क्या दे रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का एक प्रयास है कि उनको राजस्थान में कुछ जगह मिले उसी तरीके से जैसे पंजाब में हो गई, और उनका सोचना यह है कि जिस तरीके से धड़ेबाजी में उलझी हुई है भारतीय जनता, बीजेपी और कांग्रेस, इनके दोनों में अलग अलग किस्म की जो जिसको व्याख्यात करने की चेष्टा की जाती है कि साहब ये सब किस लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो समझती है कि इसमें हमें लाभ मिल सकता है। जनता नाराज होकर के जो नाटो पे वोट देती है वो वोट हमें 100% मिलने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने 2018 में इन्होंने 142 उम्मीदवार खड़े किए थे, और वो उनका हाल यही रहा कि जैसे रामलाल जी के सामने जो खड़ा था उसको 800 वोट मिले टोटल मिला के, तो 800, 500, 600, 700 इससे ज्यादा इनके पास में कोई वोट नहीं है, तो उसका कोई परसेंटेज भी नहीं बनता, ऐसा परसेंटेज जो प्रभावी कर सके। और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिलसिला है, वो एक खास किस्म के राजनीति कर रही है और पूरे मुल्क में वो एक बहुसंख्यकों का शासन स्थापित करने की चेष्टा करना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो चाहती है कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक सभी लोगों को समान रूप से सारा सब कुछ हासिल हो, तो एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाला सिस्टम होना चाहिए, उसका प्रचार कर रहे हैं उस तरीके से। तो दोनों का एक वैचारिक द्वंद्व नजर आता है बड़ा साफ साफ। लेकिन आम आदमी का जब वो भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं तो ये कोई आधार नहीं है। भ्रष्टाचार क्या, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से क्या कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे आप? इस प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या कुछ करेंगे? आपका कोई घोषणा पत्र हो, उस पर चर्चा हो, उसके करने के बजाय जिस तरीके से अन्ना हजारे और केजरीवाल साहब प्रकट हुए थे भ्रष्टाचार को लेके, अन्ना हजारे तो पता नहीं कहाँ हैं और केजरीवाल साहब भी पता नहीं किस स्थिति में रहते हैं, और सिर्फ अपने स्कूल और अपने हॉस्पिटल्स के अलावा और फ्री बिजली देने और ये सब करने की बात, ये जो एक नया सिस्टम चला है ये वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छी बात है कि ऐसा किया जाता है। लेकिन ओम सैनी जी विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर, उसको तो जो दिल्ली का मॉडल है उसे तो राजस्थान सरकार ने फॉलो किया बाकायदा, बल्कि नाम भी सेम रख लिया। मैंने चिकित्सा मंत्री से बात भी की, मैंने चिकित्सा मंत्री को कहा कि आप नाम तो चेंज कर लेते। बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं ये मॉडल उसका नहीं है, दिल्ली का मॉडल नहीं। दिल्ली में सक्सेस हुआ कि आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और आपने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से बनाया, ये एक अच्छा काम हुआ और इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं करती। और क्यों नहीं, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी योजनाओं को केंद्र सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए। ये देश सबका है, फेडरल स्ट्रक्चर रखती है, तो किसी राज्य में अगर अच्छी बात हो रही तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। वो इसलिए कोई प्रतियोगिता नहीं है उस हिसाब से, ये तो लोगों को राहत मिले, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी हिसाब से मैं शत्रुता की बात मैं नहीं करता। ये राजनीतिक शत्रुता का जो सिलसिला पैदा हुआ है ये हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। हमारे यहाँ आलोचनाएं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बीजेपी में और कांग्रेस में शत्रुता क्यों हो? ना इत्तेफाकियां हो, ना इत्तेफाकों को आप जनता के बीच में जाएं और स्थापित करें। जनता जिसको पसंद करती है उसको शासन सौंप देगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो लेकिन
लेकिन आम आदमी का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। आम आदमी ने अपनी घोषणा पत्र में कुछ नहीं ऐसा कहा है कभी भी कि हम लोग क्या करेंगे। वो तो कहते हैं लूट रहे हैं 60 साल से, ये लूट रहे हैं 70 साल से। ये कोई भाषा है? लूट कहाँ रहे हैं? लूट करके क्या जनता के बाद ही तो जा जब भी कुछ है। बजरंग जी, आपने सभी को सुना घोषणा पत्र राजस्थान के संदर्भ में रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या है। जरा स्पष्ट करेंगे कि राजस्थान को लेकर आपके दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और खास करके अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, मतलब उनके आगे और पीछे कोई नहीं है, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक वही है, तो क्या राजस्थान के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है? आप लोगों के साथ चर्चा की है? आप लोगों से फीडबैक लिया है कि सुझाव पत्र में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए? हालांकि आपके दिल्ली के मॉडल की यहाँ पर चर्चा ओम जी ने भी की है, तारीफ भी की है और हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल ये कि राजस्थान में आप क्या करेंगे, इसकी क्या तैयारी है? मैं नीना जी आपको बता देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी काम करती है। आम आदमी का प्रमुख एजेंडा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार है, जो राजस्थान में बिल्कुल चरमराया हुआ है, जो बीजेपी भी जानती है उसके शासनकाल में कितना काम किया है, और जो वर्तमान सरकार है उसको भी पता है। आज वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। उसके साथ जो 100 यूनिट बिजली फ्री करने का मतलब यह है कि बिजली नहीं आ रही, बिजली फ्री कर रही है। केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली और पंजाब में और राजस्थान में वादा किया आज की रैली में 300 यूनिट बिजली फ्री का, वो विदाउट कटिंग आएगी। जो 24 घंटे बिजली आएगी उसमें 300 यूनिट फ्री मिलेगी। और राजस्थान की कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने हमेशा या तो छूट दी नहीं गई है, और दी गई है तो बिजली नहीं आती, तो उस छूट का करेगा क्या आम उपभोक्ता? और दूसरी बात, किसान की बात हमारी पार्टी पहले दिन से कर रही है, और आज बीकानेर की रैली में माननीय भगवंत मान जी ने, केजरीवाल जी ने राजस्थान की किसान की पीड़ा को यहाँ की जनता के सामने रखा है, उसका समाधान भी रखा है, और निश्चित रूप से वो जल्द ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। समस्या का समाधान भी कर देंगे वो। बहुत बढ़िया। विद्या जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। समाधान कैसे कर देंगे? मुश्किल तो ये है, सवाल तो ये है कि समाधान कैसे करेंगे वो? कितनी सीट लेकर आएंगे? कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? कब घोषणा पत्र लाएंगे? क्या तैयारी है? राजस्थान के जो अलग अलग संभाग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? बीकानेर में आपका अलग डिवीजन है, जोधपुर और उदयपुर की अलग जरूरतें हैं। यहाँ पर जो आपका भरतपुर एरिया है उसकी जो पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो अलग है। तो राजस्थान और दिल्ली में बहुत फर्क है। बहरहाल आप अपनी, ये तो मुझे नहीं बता पाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के कार्यकर्ता से बात करके क्या रणनीति बनाई, क्योंकि एक्चुअली कोई रणनीति अभी तक बनी ही नहीं। चुनाव आया, रैली करने आप आ गए। बहरहाल विद्या जैन जी, आपने आम आदमी के प्रवक्ता को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना, आज की रैली के बारे में जानकारी भी दी, और राजस्थान की पृष्ठभूमि को भी आप बेहतर जानती हैं। राजस्थान में तीसरे मोर्चे को लेकर कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के आज के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी की पार्टी की संभावनाएं आप बता चुके हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी फिर भी मैदान में आती है, चुनावी मैदान में आती है, तो वो क्या, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसकी कैलकुलेशन, किसकी गणित बिगाड़ने में कहीं थोड़ी बहुत सफल हो पाएगी? हालांकि ओम जी का स्पष्ट कहना है कि वो वोट परसेंटेज इतना नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया को या रिजल्ट्स को प्रभावित कर सके, लेकिन बहुत जगह ये भी होता है एक वोट से चुनाव हारते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसके भीतर मान लीजिए कि वो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन इधर सचिन पायलट हैं, वो पहले से ही उनके यहाँ बहुत सारी कशमकश चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, हालांकि लगातार बैलेंस के प्रयास हो रहे हैं। इधर वसुंधरा राजे भी, क्या तस्वीर किस तरह से निकलेगी मालूम नहीं है। बीजेपी में जितनी ज्यादा परेशानी है शायद कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है,
उसमें कहीं कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग, कहीं कोई ये जो तमाम जो लोग हैं जो मैंने नाम बताया आपको, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो वसुंधरा जी हो, क्या कोई संभावना बनती है कि इन लोगों का भी कोई कोई पैचअप कहीं किसी लेवल पे हो सकता है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस स्तर पे भी कुछ काम कर रही है। वो नेता जो जो जनाधार वाले नेता हैं और जो अपने मुख्य दलों से खफा हैं, एक नाम आपने लिया हनुमान बेनीवाल, दूसरा नाम हो सकता है, ऐसे बहुत से लोग, और ये अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों से संपर्क साध कर ऐसे कुछ नेताओं को अपने साथ जोड़ पाए। क्योंकि सवाल ये, मैं भी चाहती हूँ दिल से एक आम आदमी के रूप में कि एक तीसरा विकल्प जनता के सामने हो, दो प्रमुख दलों के अलावा। पर ये तीसरा विकल्प अब बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी का जो राजस्थान में स्थिति है वो तभी हो सकता है, या तो एक तीसरे संयुक्त गठजोड़ के लिए प्रयास करें, कुछ जनाधार वाले नामचीन लोगों को अपने साथ शामिल करें जो पिछले चुनाव में उनके साथ शामिल थे। मैंने पता किया जब आपने मुझे फोन किया कि आपको चर्चा में आना है, वो तो सब उनसे खफा हैं और उनके साथ नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करें और एक अपना प्रमुख एक जो वादा है वो सामने लेकर आए, बजाय कि इन दलों ने क्या किया है। एक आम आदमी के रूप में मेरी उसमें कुछ रुचि नहीं है, मेरी रुचि है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से ये गणित बिगाड़ सकते हैं कुछ 5-10 सीटों पर, जो सीटें जो बहुत वल्नरेबल हैं या जो बहुत कम मेजोरिटी के साथ जीती जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुख्यतः कभी जातिगत आधार पे टिकट नहीं देती है जैसे कि दोनों दल करते हैं। तो ऐसा कर सकती है आम आदमी पार्टी, पर सवाल है कि इन बचे हुए 4-5-6 महीनों में ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जो क्रीम और कॉकस ऑफ द पार्टी हो सकता है वो सामने आए। अदरवाइज अगले चुनावों के लिए एक तैयारी अभी कोई हो सकती है, एक पायदान खड़ा हो सकता है, इतना धैर्य और रख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो कोई बात बन सकती है। अदरवाइज एक तीसरे जो बार बार ये लगता है कि तीसरा गठजोड़, एक तीसरा अलायंस कहीं खड़ा करे, और ये संभव है मीना जी, अगर ये उन दलों से बात करें। हमारे यहाँ साम्यवादी दल बहुत प्रमुखता से काम कर रहे हैं, कुछ और दल काम करें, उन सबके साथ मिलकर, तब तो ये जो कहते हैं ना हम टक्कर देंगे कांग्रेस को और भाजपा के उनकी कमियों को तब तो संभव है। बाकी आज आम आदमी पार्टी की जो स्थिति में अकेले अपने आप में ऐसे शोर मचा कर कुछ नहीं हो सकता। जी ओम सैनी जी, एक बुनियादी सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी जिस सोच के साथ खड़ी हुई थी, जिस सोच के साथ सत्ता में आई थी, सत्ता से पहले जनता के बीच पहुंची थी आम आदमी का नारा देके, क्या आम आदमी पार्टी अभी भी वो आम आदमी के साथ बने रहने की अपनी पहचान और अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में जब ये अन्ना हजारे साहब और केजरीवाल वगैरह हम अनशन पे बैठे हुए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे कि लोक आयुक्त का जो सिलसिला बनना चाहिए, हर राज्य में भ्रष्टाचार बहुत है, इसको नियंत्रित करने के लिए, कि वहीं तक महदूद रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। उससे आगे इन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी हो, हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, हिंदुस्तान में लोगों को अपने मूल अधिकार या ये सब कैसे हासिल होने चाहिए, ये बात कभी नहीं कही। तो ये बिगनिंग से मैं राजनीति के अध्येता की हैसियत से मैं हमेशा पूछता रहा कि इनका घोषणा पत्र क्या है। भ्रष्टाचार कोई घोषणा पत्र नहीं है। लोग, सामान्य जन को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, ये सब हिस्सा है, इसके बारे में कभी नहीं बोलते। बाद में बोलना स्टार्ट किया जब दिल्ली के अंदर इन्होंने काम किया, तो स्कूल वाला सिलसिला और चिकित्सा वाला सिलसिला बड़ा पावरफुल रहा और लोगों को बड़ा पसंद आया। इसका आसपास में सारे राज्यों पे प्रभाव पड़ा, लेकिन ये न हरियाणा में प्रकट हुआ, न ये राजस्थान में प्रकट हुआ, क्योंकि राजस्थान में तो 2018 में 142 लोग खड़े किए थे ना इन्होंने, तो वो स्वाभाविक रूप से रिएक्शन आना चाहिए था, लेकिन वैसा रिएक्शन नहीं आया। तो इसके इन्होंने अध्ययन नहीं किया, जांच नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अन्ना हजारे अब इस देश की जरूरत नहीं है। देश की राजनीति का जो स्वरूप बन गया है उसे जानना पड़ेगा कि तरफ बहुसंख्यकवाद भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया हुआ है, एक तरफ प्रजातांत्रिक और सेकुलर फोर्सेस को कांग्रेस ने अपने साथ में इकट्ठा किया हुआ है। तो उनको भ्रष्टाचार कहने से कुछ नहीं है कि 60 साल लूटा, 70 साल लूटा, ये लूटना नहीं होता है। प्लानिंग हुई है, देश का स्ट्रक्चर बनाया, तो सहज रूप से नहीं हो गया, काम हुआ है तभी हुआ है। पंडित नेहरू के जमाने से, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से और आखिर तक राजीव गांधी तक की, और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने भी काम किया है, अटल जी ने भी किया है, सबने किया है। तो ये रिजेक्शन का जो सिलसिला है
ये जो स्वीपिंग रिमार्क जो मारते हैं, और ये राजनेता सोचते नहीं कि सामान्य जन इनको कैसे लेगा। सामान्य जन के सामने आप क्या झूठ परोस रहे हो इस तरीके से ना। फिर लूट खाया, लूट किसने खाया भाई? ये आपका ही सिलसिला, आपने वोट दिया, आपने शासन में रखा, आपने सब कुछ किया, तो इनको दुरुस्त करने की बात होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि आम आदमी ने उस तरीके से अपनी अपनी जमीन नहीं बनाई है, और वो जमीन इनको बनानी चाहिए। और तीसरे मोर्चे, एक तीसरे मोर्चे की बात और बताता हूँ, ये इतिहास में नहीं घटा राजस्थान के अंदर, ये हो ही नहीं सकता राजस्थान के अंदर। 1967-68 के अंदर पहली बार स्वतंत्र पार्टी और दूसरे लोगों ने मिलकर के और कांग्रेस के खिलाफ सारा सिलसिला किया था। 7 लोग मरे थे, गोलियां चली थी। उसके बाद में तीसरा मोर्चा बना ही नहीं, तीसरा मोर्चा बनने का सिलसिला ही नहीं बना। जनता पार्टी के जमाने में भी तीसरा मोर्चा नहीं बना, कांग्रेस के जमाने में भी तीसरा मोर्चा नहीं बना, बीजेपी के जमाने में भी तीसरा मोर्चा नहीं बना। तीसरा मोर्चा का मतलब होता है 2-3 लोग जिनको कि उसके बाद में इधर से उधर जाने का सिलसिला बन जाता है। कभी उनको सपोर्ट करते हैं, कभी इनको अपोज करते हैं शासन के साथ में। तो ये बातें, राजस्थान का अगर इतिहास आप जानते हैं, अगर राजस्थान की हिस्ट्री आप समझते हैं, राजस्थान के आदमी का आउटलुक आप समझते हैं, तो उसके बाद में आप तीसरे मोर्चे की तो बात ही नहीं करेंगे। बात तो यहाँ सिर्फ दो ही होगी, या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। आपका प्रवेश है वो बहुत ही दुखदायक रहा, जैसा आज हमने देखा। इसको लेकर के हम चर्चा पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह की भाषा की उम्मीद थी, जिस तरह की एंट्री की उम्मीद थी, वो हुआ नहीं है। मैं माननीय ओम जी सैनी का हृदय से स्वागत करता हूँ। इन्होंने जिस प्रकार से विश्लेषण किया है, बजरंग जी मुझे अब कहीं आप ना ये कहीं बताइए लगता है कि इस विश्लेषण में एक पूर्वाग्रह है। माननीय ओम जी ने ये बात कही है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में कहीं ना कहीं उभरा नहीं। मैं माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी कोई तीसरा मोर्चा नहीं था, और माननीय केजरीवाल जी ने ये चीज साबित की है। और भले ही केजरीवाल जी ने दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी साबित की है, और ये गुजरात में भी इन्होंने बहुत कम समय में 13% वोटिंग लेकर ये चीज साबित की है। और ये देश की जनता, ये राजस्थान की जनता ने बिल्कुल विश्वास केजरीवाल जी पे रख लिया है कि 2023 की चुनाव में ये आम आदमी पार्टी को एक सफलता और यहाँ के पीड़ित और शोषित वर्ग को एक आशा की किरण दिखाएंगे। मैं माननीय ओम जी सर को ये बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी 2013 में बनी थी, जिससे पहले इस देश में उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसने देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, पिछड़े वर्ग को एक बहुत उम्मीद दिखाई है, और वो जरूर राजस्थान में भी सफलता प्राप्त करेगी। अच्छा ठीक है बजरंग जी, मैं आपकी बात को पूरी तरह मानती हूँ और हमारा पैनल भी आपकी बात का सम्मान करता है। अब आप हमें ये बताइए कि राजस्थान दिल्ली और पंजाब से अलग किस मायने में है? राजस्थान में इस वक्त जो तीसरे मोर्चे के बाकी दावेदार हैं, उनसे आपकी क्या बातचीत चल रही है? कोई बातचीत है या फिर आप एकदम अकेले लड़ेंगे? मैं बताना चाहूंगा, हमारी बातचीत सिर्फ जनता से चल रही है, और हम जनता के साथ में जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी नेतृत्व से, किसी आदमी से कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा। हमारा सिर्फ और सिर्फ जनता से चल रहा है, और जनता बदलाव चाहती है, और हम उसी आधार पे कहते हैं हम राजस्थान में बदलाव करेंगे। हम किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेंगे। हमारा अलायंस जनता से है, और जनता हमको सपोर्ट करती है, और जनता के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, और कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मैडम, हम 200 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। खुद पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे, खुद के दम पे चुनाव लड़ेंगे, और जनता हमारे लिए चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी, अपनी समस्याओं के लिए चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी की ये जो नीति है, उसके खिलाफ हमें वोट करेगी। जी, चुनाव तो इसीलिए लड़ा जाता है कि जो सत्तारूढ़ है उसकी नीतियों की आप आलोचना करें,
लेकिन आप कोई ऐसा आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई मूवमेंट इस पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई मुद्दा ऐसा उठाया क्यों नहीं गया? कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जहां आम आदमी पार्टी के ये 142 उम्मीदवार जो पिछली बार खड़े हुए थे या इस बार जो 200 खड़े होने वाले हैं, ये एकजुट होकर नजर आते? मैम बिल्कुल एकजुट खड़े होकर ये 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी का फैलाया हुआ एजेंडा है कि ये यहाँ अच्छा, आप ये बजरंग जी एक बात बताइए, आप ये कांग्रेस और बीजेपी को मिला हुआ कैसे बता रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये तो दोनों भाई बहन है। ये अपने बयानों में अशोक गहलोत जी ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने और माननीय वसुंधरा राजे ने अपने बयानों से सिद्ध किया है और राजस्थान की प्रत्येक जनता को अवगत कराया है कि ये नहीं तो मैं और मैं नहीं तो ये लेकिन वसुंधरा राजे तो अभी बनाया है में कि तीसरे फ्रंट में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाकर इनका गठजोड़ तोड़ेंगे। जी ओम जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूँ। प्रतीक जी उसके बाद आपके पास और रामलाल जी के पास आऊंगी। ओम जी, बहुत जो बजरंग जी की बात है उसमें सब्सटेंस की मुझे बहुत कमी नजर आ रही है। और जो आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं तैयारी जब नहीं होती है आपके पास, तथ्य जब नहीं होते हैं आपके पास, तो ये इन प्रवक्ता के पास तैयारी की कमी है या फिर पार्टी के पास ही कहीं अभी जरूरत है कि पहले थिंक टैंक तैयार करे, पहले सब लोगों को इकट्ठा करे और इस तरह की रैली में आने से पहले जो ग्राउंड की स्थिति है उसको समझें, उसका फीडबैक लें, उसके बाद राजस्थान राज्य को कैसे जीतना है उसका जरूर आगाज करें। मीना जी, ऐसा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यूं हम सलाह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि आपका क्या स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। लेकिन मुश्किल यही है कि स्ट्रक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आपका कोई काम चल नहीं सकता। राजस्थान के जो 50 जिले हो गए 33 से बढ़कर के, उन 50 जिलों में आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप तो होना चाहिए और उनकी ड्यूटी असाइन होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ कैसे बोलना है। आज जैसे बजरंग जी को भेज दिया, बजरंग जी जो कुछ कह रहे हैं वही उनका घोषणा पत्र नजर आता है कि आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है, तो उसमें कई सारी खामियां नजर आती हैं। उनकी आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ में कोई सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम जनता का सहयोग चाहते हैं, जनता हमें सहयोग करेगी। तो ये इतना जोखिम भरा काम है जो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जनता ही समर्थन की नहीं, बाकी भी सारा सब कुछ देखना पड़ेगा। हमारे कितने सारे संप्रदाय है, कितनी जातियां हैं, कितने क्षेत्र हैं। हमारे यहाँ शेखावाटी है, ढूंढार है, मारवाड़ है, मेरवाड़ है, मेवाड़ है, माननीय हाड़ौती है, इन सब जगह करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में जाति में बटी हुई है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारी बजरंग जी, मैं आपको सिर्फ कुछ और सिर्फ जनता में बटी हुई है और जनता के लिए काम कर रही है। बजरंग जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारी पार्टी बजरंग जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपकी बात अभी तो ये मीना जी ने पूछना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले ही कहा कि बजरंग जी मेरी आलोचना करेंगे तो क्या फायदा। बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमारी बजरंग जी, आप 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है राजस्थान में। ओम जी, बहुत अच्छी स्टोरीज और बहुत अच्छे जो उन विधानसभाओं का विश्लेषण है वो आपको बताएंगे जरूर, अगर आप उनके पास जाएंगे। नहीं जाएंगे तो आप हमारे साथ जरूर सुनिएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप बीच में मत बोलिए। जब ओम जी बोल रहे तो आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी बात सुनने के लिए आपकी। जी ओम जी। मैंने सचमुच में, जब आम आदमी पार्टी राजस्थान में स्थापित होने जा रही थी, तो मेरे एक मित्र इसके संयोजक थे। उन्होंने कहा कि हमें कैसे करना है, मेरे पास में अनुभव है, मेरी पार्टी का भी अनुभव, जिस पार्टी का मैं एक्टिविस्ट रहा। तो मैंने कहा कि आप अपने जन संगठन बनाइए और साथ साथ में लोगों को समझाइए कि आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बनता है। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, मकान चाहिए, साफ सुथरी शिक्षा चाहिए, पानी चाहिए, सब ये चीजें, इनके बारे में एक्सप्लेन करना तय होना चाहिए। और तो काफी सारे कार्यकर्ता थे, उन सबसे बात की थी। तो हम तो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी तो भी हम बता देंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, कांग्रेस बुलाएगी तो हम उन्हें बता देंगे तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। सबकी राजनीति का पता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से शासन करने जा रही है या कांग्रेस किस तरीके से, उनके इश्यूज क्या है। ऐसे आम आदमी का भी इश्यू वाले पे सिलसिले पे तो चर्चा कर रहे हैं लोग कि आपके इश्यूज नहीं आ रहे।
इश्यूज क्लियर होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बजरंग जी बस आखिरी टिप्पणी आपकी। ओम जी बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामलाल शर्मा जी, प्रतीक जी, आप दोनों तो निश्चिंत है। बीजेपी और कांग्रेस तो पूरी तरह निश्चिंत है कि आम आदमी पार्टी से उन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आपकी दोनों की तो राजनीतिक दलों की कोई चिंता नहीं है। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो यहाँ पर जगह बनाएंगे। ये दावा बजरंग जी कर रहे हैं और इनके नेता गंगानगर में आके करके गए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस दावे की सच्चाई कितनी है, ग्राउंड पे तैयारी कितनी है, नतीजे किस रूप में सामने आएंगे। बहरहाल बस आखिरी टिप्पणी बजरंग जी आपकी, संक्षेप में बहुत। मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी को, जो 70 साल की राजनीति की दोनों पार्टियां बात करती है और इनका घोषणा पत्र, हमारी पार्टी के घोषणा पत्र पे बात करती है, ये दोनों पार्टियां हमारे घोषणा पत्र को कॉपी करके पेस्ट करती है राजस्थान में। इसके अलावा इन दोनों पार्टियों के पास नया विजन नहीं है और जनता ठीक है। और आपका नया विजन हम देखेंगे, आपका नया विजन हम देखेंगे बजरंग जी आपके घोषणा पत्र में, जब आपके दिल्ली के बड़े बड़े नेता तैयार कर देंगे। 70 सालों की बात अब मत करिए ना, आपकी पार्टी 10 साल पुरानी है, उसी की बात करिए और उसी को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे इसकी तैयारी करिए। अगली बार जब कार्यक्रम में आए तो थोड़ा तथ्यों के साथ आए, थोड़ी तैयारी के साथ आए, थोड़ी पृष्ठभूमि समझ कर आए, थोड़े राजस्थान को जाने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर मीना शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।